नमस्कार, आदाब। मैं शहरियार सिर, आपका स्वागत है सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। पहलगाम हमले के बाद भारत का एक और सख्त एक्शन, पाकिस्तान से आयात पर पूरी तरह लगाया गया प्रतिबंध। सबूत मांगकर फिर घिरी कांग्रेस, बीजेपी बोली पाक का मनोबल बढ़ाती है। गोवा हादसे की होगी जांच, पीएम मोदी, राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने जताया दुख। पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले आदिल शाह के घर पहुंचे फारूक अब्दुल्ला, बोले जिसने भी ये किया उसे बख्शा नहीं जाएगा। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने बीजेपी को बताया आरक्षण और जाति जनगणना विरोधी पार्टी। पाकिस्तान और चीन की सीक्रेट डील ने बढ़ाई भारत की टेंशन, क्या रूसी S-400 मिसाइल सिस्टम का डेटा शेयर करेगा ड्रैगन। अब समाचार विस्तार से। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है। मोदी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक रणनीति को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान से आयात पर बैन लगा दिया है। भारत सरकार ने पाकिस्तान में पैदा होने वाली या वहां से आने वाली सभी वस्तुओं के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया है। यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है, चाहे वो वस्तुएं स्वतंत्र रूप से आयात योग्य हों या विशेष अनुमति से आयात होती रही हों। भारत ने आयात बैन करने से जुड़े फैसले से स्पष्ट कर दिया है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को शह देता रहेगा तब तक उससे कोई प्रकार का सहयोग नहीं किया जाएगा, चाहे वो व्यापारिक हो या कूटनीतिक। इस फैसले का पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर काफ़ी असर पड़ने वाला है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से ही भारी संकट में है। भारत से आयात पर प्रतिबंध लगने से पाकिस्तान के कुछ उद्योगों पर सीधा प्रभाव पड़ेगा, विशेषकर उन पर जो भारत पर निर्भर थे। पाकिस्तान से सीधे आयातित वस्तुओं में सीमेंट, ड्राई फ्रूट शामिल हैं। इससे ई-कॉमर्स से मंगाई गई पाकिस्तानी वस्तुएं भी शामिल हैं। इसका मतलब है कि अब किसी भी माध्यम से भारत में पाकिस्तानी वस्तु नहीं आ सकेगी। भारत से व्यापार पूरी तरह से बंद होने से विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव और बढ़ेगा। पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय छवि को झटका, जो पहले ही FATF जैसी संस्थाओं की निगरानी में है। इससे पहले साल 2019 में पुलवामा अटैक के बाद भारत ने पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस लिया। ये नया कदम उसी नीति की अगली कड़ी है। इससे पहले भारत ने सिंधु जल संधि भी खत्म कर दिया, पाकिस्तानी वीजा रद्द कर दिया है। कांग्रेस नेता और पंजाब के पूर्व CM चरणजीत सिंह चन्नी सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर दिए गए बयान के बाद सुर्खियों में आ गए। चन्नी ने पहलगाम अटैक की बात करते हुए पुलवामा अटैक का जिक्र किया और सरकार को घेरते हुए कहा है कि कहां हुई है सर्जिकल स्ट्राइक और स्ट्राइक के सबूत मांगे। इसी के बाद अब चन्नी के इस बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी के प्रवक्ता और सांसद संबित पात्रा ने पंजाब के पूर्व CM चन्नी के बयान पर निशाना साधते हुए कहा है कि देश पर हुए आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस संजीदा नहीं है। मुझे तो आदरणीय हेमंत बिस्वा शर्मा जी की बात याद आ गई। अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था, हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि एक बहुत बड़ा नेता है कांग्रेस पार्टी का, जो अटारी बॉर्डर से क्रॉस करके 15 दिन तक पाकिस्तान में रहे, बिना किसी को बता करके चले गए पाकिस्तान, और 15 दिन तक पाकिस्तान में रहे। मैंने हेमंत जी का वो इंटरव्यू सुना कि कहीं फ्लाइट से जाना पड़े, एयरपोर्ट से जाना पड़े तो पकड़ में आ जाएंगे, इसलिए चोरी चोरी चुपके चुपके अटारी बॉर्डर क्रॉस करके कांग्रेस का एक कद्दावर नेता 15 दिन तक इस्लामाबाद में रहता है। और माननीय हेमंत जी ने जो कहा कि उनके बच्चे भी भारत के नागरिक नहीं हैं, ये तो बड़ा ही गंभीर विषय है। गोवा के शिरगांव में बड़ा हादसा सामने आया है। यहां शुक्रवार को आयोजित प्रसिद्ध श्री लहराई यात्रा के दौरान भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में 7 लोगों की मौत बताई जा रही, वहीं 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसा देर रात हुआ। इस हादसे के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राहुल गांधी तक कई नेताओं ने दुख जताया है। एक दुखद इंसिडेंट हुआ है कल, ये नॉर्थ गोवा में जो श्रीगांव है, इसकी बहुत ही ऐसी यात्रा है जिसमें लाखों श्रद्धालु हर साल आते हैं, और कल भी बहुत बड़ी तादाद में गोवा और महाराष्ट्र और आसपास के इलाके से यहाँ पे श्रद्धालु आए हुए थे, और पुलिस और बाकी प्रशासन ने काफी अच्छी व्यवस्था की हुई थी। कल दिन में मीडिया के साथ हम लोगों ने पुलिस प्रबंध जो था और लोगों की हम कैसे मदद कर रहे हैं उसके कुछ फुटेज वगैरह भी जारी किए थे। ड्रोन की भी व्यवस्था थी, और रात के समय लगभग 2:45-3 बजे के आसपास वहाँ पे ये आपके पीछे जो एरिया है, यहाँ पे कुछ र्यूमर की वजह से या कई 1-2 तरह की बातें सामने आ रही हैं जिसकी अभी जांच चल रही है। तो सडनली लोगों में भगदड़ हुई और
करीब 150 से 200 लोग जो थे वो उस भगदड़ के अंदर नीचे गिर गए और पुलिस ने और बाकी वॉलंटियर्स ने सबने मिलकर इमीडिएटली ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया, जिसकी वजह से उनको इमीडिएटली शिफ्ट किया गया हॉस्पिटल में। और सबसे जो रिस्पांस अच्छा ये रहा कि इस पूरे इंसिडेंट को बहुत छोटे से एरिया में कन्फाइन किया गया। आपको मालूम है कि इसमें लगभग 2 से 3 किलोमीटर तक जो है उस इलाके में श्रद्धालु और भक्तजन जो है वो फैले हुए थे उस टाइम पे, और अगर ये इंसिडेंट बाकी एरियाज में फैल जाता तो ये बड़ी घटना हो सकती थी। लेकिन इमीडिएटली उनको रेस्क्यू करके हॉस्पिटल पहुंचाया गया, मेडिकल ट्रीटमेंट दिया गया। अनफॉर्चुनेटली इसमें 6 लोगों की डेथ हुई है और तकरीबन 30 लोग अभी हॉस्पिटल में इलाज पा रहे हैं। बाकी यात्रा जो है उसके बाद भी, इंसिडेंट के बाद भी कमेटी और बाकी लोगों की मदद से चलती रही। तो अभी सिचुएशन आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे कोई गैदरिंग या नहीं है और मामले की हम लोग जांच कर रहे हैं। तो कमेटी का एक सामने आ रहा है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा है कि राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना पर बहुत ही स्पष्ट और सीधा दृष्टिकोण लिया है। उन्होंने चिंता जताई है कि इसे लेकर कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। समय सीमा निर्धारित हो, इसे जमीन तक लागू किया जाए। केवल जाति आधारित जनगणना न की जाए बल्कि सामाजिक संरचना के मुताबिक संसाधनों को लेकर न्याय भी हो। राहुल गांधी ने जो कहा है मैं उसका पूर्ण समर्थन करता हूं, वही हमारा दृष्टिकोण है। मैंने कोई पत्र नहीं देखा उनका, न मेरे संज्ञान में, इसलिए इस पर मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त कर सकता। पर कास्ट सेंसस में हमारी वर्किंग कमेटी का रेजोल्यूशन है, मैं उसकी एक एक बात पर बल देता हूं और वही समस्या का समाधान है। राहुल जी ने इसमें बहुत ही स्पष्ट और सीधा दृष्टिकोण लिया है। चिंता भी है हमें कि इसमें कोई समय सीमा नहीं निर्धारित है। समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए, इसे जमीन तक लागू हो, सिर्फ कास्ट सेंसस न हो बल्कि सामाजिक संरचना के अनुसार न्याय भी हो संसाधनों का। हमारी ये भी मांग है। राहुल जी ने जो कहा है मैं उसका संपूर्ण समर्थन करता हूं, वही हमारी दृष्टि है, वही हमारी लाइन। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज कुलगाम में पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए सैयद आदिल हुसैन शाह के घर जाकर उनके घर वालों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने गहरा शोक व्यक्त करते हुए इस जघन्य आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि जिन लोगों ने ये कृत्य किया है उन्होंने इंसानियत की हत्या की है और उनके प्रति नरक के द्वार खुले हुए हैं। सबसे बड़ा संदेश ये है, ये लोग डरते नहीं हैं। पहलगाम में आए जहाँ वो कांड हुआ था, ये दिल को खुश करता है। जो डर पैदा करने की कोशिश कर रहे थे वो हार गए, और जिन्होंने यह कांड किया है वो हार गए। वो समझते थे कि हम लोग हिंदू और मुसलमान को अलग अलग करेंगे, वो हार गए। वो हार गए कि कश्मीर को वो हासिल करेंगे, वो हार गए। आज ये साबित हो गया कि डरने वाले नहीं है। ये भारत का हिस्सा है, भारत का हिस्सा था और भारत का हिस्सा रहेगा। फारूक साहब, पहलगाम हमले के 12 दिन हो गए हैं। पहलगाम में जिंदगी तो पटरी पर लौटती हुई नजर आ रही है, लेकिन दोनों देशों के बीच में तनाव बेहद ज्यादा बढ़ गया है। तनाव तो बढ़ेगा, अगर उन्होंने ये काम किया है तो तनाव तो बढ़ेगा। लोग चाहते हैं कि ये तनाव, जो आतंकवाद है, ये खत्म हो। कब तक हम ये आतंकवाद देखते रहेंगे? 35 साल हो गए हमें आतंकवाद देखते हुए। हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, वो हमारी तरक्की को रोकते हैं। समझते हैं कि हमें भिखारी बना के रखेंगे जैसे उनका मुल्क है। हमने भिखारी नहीं रहना, हमने आगे बढ़ना है और आगे बढ़ेंगे, जरूर बढ़ेंगे। हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत एक दिन जरूर बनेंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि भाजपा कांग्रेस के खिलाफ बात करके अपना अपमान ही करा रही है। देश में जो नृशंस हत्याएं हुई, जिस प्रकार से निर्दोष पर्यटकों की हत्याएं हुई हैं, हम सब इस दुख की घड़ी में उन पीड़ितों के साथ हैं। हम चाहते हैं कि जिन्होंने ये हत्याएं की हैं उन्हें सबक सिखाया जाए। जो भी देश की सरकार फैसला करेगी उसका कांग्रेस भी समर्थन करती है और हम भी समर्थन करते हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री जो भी कार्रवाई करेंगे, हम और हमारी पार्टी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होगी। देखिए, मैं ये कह सकता हूं कि CWC के बारे में अधिकृत बयान देने का अधिकार
एआईसीसी के हमारे जो प्रवक्ता उनके पास है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस राष्ट्रवादी कांग्रेस पर इस प्रकार की बात करके अपनी तौहीन कर रही है। वो कांग्रेस की तौहीन नहीं कर रही है। इस देश की आज़ादी के लिए कांग्रेस ने संघर्ष किया। जिस देश में सुई तक नहीं बनती थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीतियों से बड़े बड़े उद्योग लगे, और जिस भाखड़ा के कारण पंजाब और हरियाणा लड़ रहा है, वो भाखड़ा बांध भी पंडित नेहरू जी की सोच के अनुसार बना। और जिस देश की एकता और अखंडता के लिए कांग्रेस के नेता बलिदान देते हैं, कांग्रेस के मुख्यमंत्री बलिदान देते हैं। इंदिरा गांधी ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान दिया। राजीव गांधी उनके पुत्र को इस देश की और एकता और अखंडता के लिए बलिदान दिया। सरदार बेअंत सिंह जी ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान दिया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के कार्यकर्ता विद्याचरण शुक्ल जैसे लोगों ने वहां नक्सलवाद से लड़ते हुए अपने देश के लिए बलिदान दिया। उन पर इस प्रकार की टिप्पणी करके भारतीय जनता पार्टी अपनी तौहीन करती है। इस समय देश में क्या माहौल है? इस समय देश में कि जो हत्याएं हुई हैं, नृशंस हत्याएं हुई हैं, उन हत्याओं में जिस प्रकार से निर्दोष पर्यटकों की हत्या की गई है, हम सब उस दुख की घड़ी में उनके साथ हैं। और हम सब लोग चाहते हैं कि उसे जिन लोगों ने ये हत्या की है उन्हें सबक सिखाया जाए, और जो भी देश की सरकार फैसला करेगी उसमें कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी भी सम्मिलित है और हम सब लोग भी सम्मिलित हैं। इसमें किसी पर टीका टिप्पणी करने की बात नहीं है। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता आतिशी के बिजली कटौती के आरोपों पर दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा का बयान सामने आया है। प्रवेश वर्मा ने कहा है कि आतिशी के आरोप बेबुनियाद हैं। हमने ऐसी कोई बिजली कटौती नहीं देखी है। हो सकता है कहीं आधे घंटे के लिए बिजली गई हो। हम आतिशी के निर्वाचन क्षेत्र में काम कर रहे हैं और इस बार उनके क्षेत्र में भी जल भराव नहीं होने देंगे। हम भी मानसून का इंतजार कर रहे हैं। हमें पूरा भरोसा है कि इस बार ज्यादा जल भराव नहीं होगा। देखिए, आतिशी जो भी आरोप लगा रही है बिल्कुल ही निराधार हैं, और कहीं पर भी बिजली की ऐसी समस्या हमको नहीं दिखाई दी। कहीं पर बिजली गई होगी, आधे घंटे के लिए गई होगी, 10-12 घंटे की एक भी शिकायत हमको पूरे दिल्ली में नहीं मिली है। और आतिशी जी अपने विधानसभा में भी देख रही होंगी, जब मैं उनकी विधानसभा में गया था वहां पर भी कितने अच्छे से काम कर रहे हैं, कितने अच्छे से नालों की सफाई हो रही है। तो इस बार उनके एरिया में भी पानी नहीं भरने देंगे। कोई बात नहीं, जब मानसून आएगा हम भी उसका इंतजार कर रहे हैं मानसून का, और हम भी देखेंगे कि हमारे अधिकारियों ने कितना काम किया। हमें पूरा विश्वास है कि इस बार मानसून में इतना जल भराव नहीं होगा। आम आदमी पार्टी नेता प्रियंका कक्कर ने दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा के बयान पर कहा है कि भाजपा सिर्फ झूठ बोलती है और हेडलाइन मैनेजमेंट करती है। यदि वो थोड़ा भी प्रयास करें और देखें तो लंबे लंबे पावर कट पूरी दिल्ली में लग रहे हैं। भाजपा के मंत्री इतने संवेदनहीन हैं कि वो दिल्ली के लोगों की समस्याओं को नकार रहे हैं। उन्हें झूठ बोलने से बचना चाहिए। लोगों की समस्याओं को स्वीकार करके उसे ठीक करना चाहिए। भाजपा के लोग मान ही नहीं रहे कि कोई समस्या है। सिर्फ झूठ बोलती है और हेडलाइन मैनेजमेंट करती है। अगर वो थोड़ा भी प्रयास करें और देखें तो लंबे लंबे पावर कट पूरी दिल्ली में लग रहे हैं। कितनी विधानसभाओं में तो लोग सड़क पे आ गए थे सड़क जाम की, क्योंकि पूरी रात बिजली नहीं थी। पर भाजपा के मंत्री इतना संवेदनहीन है कि वो लोगों की समस्या को पूरी तरह से डिसमिस कर रहे हैं। जब मान ही नहीं रहे तो समाधान कैसे करेंगे? और ये हाल तो तब है जब दिल्ली में अभी समर आई भी नहीं ठीक से। लास्ट ईयर दिल्ली में करीब 9000 MW पीक डिमांड थी और एक भी पावर कट नहीं लगा था। अभी तो पीक डिमांड हिट भी नहीं की है। मुझे लगता है उनको ये झूठ बोलने से बचना चाहिए। लोगों की प्रॉब्लम को एक्नॉलेज करके उसको ठीक करना चाहिए। सिमिलर वाटर लॉगिंग का इशू है। कल जरा सी बारिश में हमने देखा कि पूरी दिल्ली इनके चारों इंजन में पानी भर गया। चारों इंजन, जो 4 इंजन की सरकार दिल्ली में चल रही है, पूरी दिल्ली बिल्कुल स्टैंड स्टिल पर आ गई थी। ट्रैफिक स्टैंड स्टिल पर आ गया। लोग परेशान रहे, पर ये लोग मान ही नहीं रहे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि खुद पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर और रेखा गुप्ता जी ये लोग दावे कर रहे थे कि इस बार कोई भी वाटर लॉगिंग नहीं होगी। हमने खुद हर जगह इंस्पेक्शन जाकर करके देखा, पर सब झूठ निकला। कल सारे दावे बहते हुए दिख गए। जो अनफॉर्चुनेटली अगर किसी को भी अपने स्टेट को, अपने जिले को, अपनी विधानसभा को बर्बाद करना है तो ही भाजपा को वोट दें। ये आज तक इतनी निकम्मी सरकार है कि अभी भी अरविंद केजरीवाल जी को ब्लेम कर रहे हैं। 8 घंटे के पावर कट नहीं आ रहे तो अरविंद केजरीवाल जी की गलती। हर जगह घर में सबके काला पानी पहुंच रहा है, अब वो भी अरविंद केजरीवाल जी की गलती। अभी कल पूरी दिल्ली बह गई, पूरी दिल्ली डूब गई।
ये भी अरविंद केजरीवाल जी की गलती। किसी पॉइंट पे तो आके आप लोग जिम्मेदारी लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। जातीय जनगणना पर समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा है कि जातीय जनगणना का जिक्र सबसे पहले दिवंगत मुलायम सिंह यादव ने किया था। समाजवादी पार्टी न सिर्फ उसके पक्ष में है बल्कि उसे लागू करने के लिए पूरी तरह से संकल्पित है। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में जातीय जनगणना हमारे घोषणा पत्र का हिस्सा थी। ये समाजवादी पार्टी की जीत है। अखिलेश यादव के दबाव की वजह से केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है। हमें उम्मीद है कि वो जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे। देखिए, जातीय जनगणना की बात हिंदुस्तान में अगर किसी ने रखा था तो वो नेता दुनिया में नहीं है, सिद्धे मुलायम सिंह यादव जी ने रखा था 11 में लोकसभा में, और बड़ी मजबूती के साथ रखा था। जातीय गणना की आवश्यकता को बल दिया था। और यही नहीं, समाजवादी पार्टी हमेशा जातीय जनगणना के केवल पक्षधर ही नहीं बल्कि उसको लागू करने के लिए पूरी तरह से संकल्पित है। 22वें चुनाव हुआ विधानसभा में, जिसमें हम यहाँ की देवतुल्य मतदाताओं ने हमें मिल्कीपुर से विधायक बनाया था। चुनाव घोषणा पत्र में 22 के यह स्पष्ट था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम जातीय जनगणना कराएंगे। यही नहीं, 24 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ, इस लोकसभा के चुनाव में जिसमें फैजाबाद के देवतुल्य मतदाताओं ने, अयोध्या जनपद के देवतुल्य जनता ने हमें लोकसभा फैजाबाद का सांसद चुना। इस चुनाव में भी घोषणा पत्र में कहा गया था कि हमारी सरकार बनेगी तो जातीय जनगणना कराएंगे। कांग्रेस नेता सुंदर राजपूत ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा की रोने की आदत है। ये बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी, संविधान विरोधी और जातीय जनगणना विरोधी है। जिस तरह से कांग्रेस ने दबाव में ये लोग जातीय जनगणना कराने को मजबूर हुए हैं, भाजपा वाले रोने का कोई न कोई रास्ता निकाल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को तो रोने की आदत है। देखिए, बहुत स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, संविधान विरोधी और जातीय जनगणना विरोधी है। राहुल गांधी जी हों, इंडिया गठबंधन के बाकी नेता हों, इंडिया गठबंधन के पूरे दबाव में, कांग्रेस के दबाव में जिस तरीके से जातीय जनगणना को ये लोग मजबूर हुए हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, इन्हें न रोने का रास्ता मिल रहा है, न बाहर निकलने का रास्ता मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी वालों, जातीय जनगणना तो हम कराकर रहेंगे, ये राहुल गांधी जी ने संसद में कहा था। आज की डेट में आप कुछ भी कह लो, किसी तरीके से भी कह लो, संविधान को बचाने का काम, जातीय जनगणना को बचाने का काम, जातीय जनगणना को कराने का काम श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में होकर के रहेगा। आपने हेडलाइन तो बना दी है, लेकिन अभी आप डेडलाइन नहीं दी है। और हमारी मांग है कि आप जातीय जनगणना पूरी कब करेंगे, उसकी डेट बताइए। किसी भी अवैध चीज पर तो सरकार को कार्रवाई करनी ही चाहिए, चाहे वो मदरसे हो, चाहे शिशु मंदिर हो, और चाहे वो बाकी संस्थान हो। जो भी चीज अवैध है उस पर सरकार को कार्रवाई करने का हक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्रवाई सिर्फ मदरसों पे के नाम पर दिखाती है। बहुत स्पष्ट है कि जो भी चीजें अवैध हैं सब पर समान कानूनी प्रक्रिया से कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होती है। लेकिन खाली दिखाना हिंदू मुसलमान के लिए जब आप एक मदरसे विशेष को दिखाते हैं तो समझ में आता है कि आपका काम अवैध मदरसों पर कार्रवाई करने का नहीं, सिर्फ हिंदू मुसलमान करने का है। हमारी मांग है सरकार से, जितनी भी अवैध चीजें हैं उन सब पर समान रूप से कार्रवाई हो और इस तरीके की सांप्रदायिक जो विभाजनकारी जुमलेबाजी है सरकार की, वो बंद हो। आरजेडी नेता मनोज झा ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर कहा है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि पहलगाम को लेकर देश अलग अलग नहीं सोच रहा है। पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है और पूरा देश आहत है। जातिगत जनगणना का जो निर्णय हुआ है, इसके लिए अरसे से मांग थी। मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बाद ही समकालीन आंकड़ों की मांग हुई। ये बहुजन आबादी का समेकित प्रयास और उसकी जीत है, लेकिन
इस जीत का जश्न अभी नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि अभी और सारी चीजें बाकी हैं। देश अलग नहीं सोच रहा है, पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है और पूरा देश आहत भी है। और जब देश आहत होता है ना, तो पॉलिटिकल पार्टी का मसला नहीं है कि सरकार विपक्ष, सबने एक स्वर में अपनी बात रखी है। हालांकि उस ऑल पार्टी मीटिंग में माननीय प्रधानमंत्री जी मौजूद नहीं थे। ये तो अव्वल पहली बात हुई। दूसरी, ये जो जातिगत जनगणना का निर्णय हुआ है, इसके लिए अरसे से मांग थी। मंडल कमीशन की जब रिपोर्ट आई, उसी समय से ये चर्चा थी कि 31 के आंकड़ों पे हुआ है, हमें समकालीन वैज्ञानिक आंकड़े चाहिए। फिर लालू जी, मुलायम सिंह जी, शरद यादव जी, तेजस्वी जी जब सरकार में यहाँ थे, उसके पूर्व भी, और राहुल जी भी हाल के वर्षों में। तो ये समेकित प्रयास बहुजन आबादी का है, उन सरोकारों का है, उसकी जीत है और इस जीत को सेलिब्रेट नहीं करना है। जैसा नेता प्रतिपक्ष ने कहा भी है कि ये एक पहला चरण है, उसके बाद बहुत सारी चीजें, द्वार खुलने चाहिए, आरक्षण का दायरा बढ़ना चाहिए, निजी क्षेत्र में आरक्षण का प्रोविजन होना चाहिए, क्योंकि निजी उस तरह से निजी नहीं होता। और इवन पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली की सीट में भी रीडिस्ट्रीब्यूशन करके इन वर्गों का प्रतिनिधित्व समुचित होना चाहिए। भाजपा विधायक कंवर लाल मीणा की विधानसभा सदस्यता पर गहरा संकट है। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ एडीजे अलकेरा कोर्ट की सुनवाई में 3 साल की सजा को बरकरार रखा है। इसके बाद मीणा की विधायकी समाप्त हो सकती। कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष से मीणा की विधायकी समाप्त करने का आदेश तुरंत जारी करने की मांग की। कांग्रेस ने कहा है कि विधानसभा में अंतः से विधायक मीणा के विरुद्ध एडीजे कोर्ट की 3 साल की सजा के फैसले को उच्च न्यायालय ने यथावत रखा है। ऐसे में मीणा को विधायक रहने का कानूनी अधिकार नहीं है। विधायक कंवर लाल मीणा के खिलाफ जो कोर्ट का फैसला आया है, बहुत ही गंभीर जो मामला है, जिसमें मैं समझता हूं उनकी सदस्यता को तुरंत रद्द कर देना चाहिए। ऐसा पहला प्रकरण नहीं है, इससे पहले भी देश के अंदर ऐसे प्रकरण हुए हैं। राहुल गांधी जी को तो मानहानि के दावे के अंदर ही इन लोगों ने सदस्यता उनकी निरस्त कर दी थी उसी दिन। राजस्थान में पहले कुशवाहा जो थे हमारे विधायक, उनकी सदस्यता यहाँ पे रद्द हुई थी। इनको जो ऑर्डर जारी हुए हैं, क्योंकि पहले एसीजीएम कोर्ट से ये हार गए थे, उसके बाद ये एडीजे कोर्ट में गए, वहां भी ये हार गए, उसके बाद ये हाई कोर्ट में गए, वहां भी हार गए, और अब ये बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जाने की। तो वो जहां जब उनको जो राहत मिलती है नहीं मिलती है तो भविष्य की बात है, लेकिन आज की तारीख में इनको, क्योंकि ये पहले भी फरार घोषित हैं, मफरूर घोषित हैं, इनको समर्पण कर देना चाहिए था। 2005 का मामला है जो अब तक चल रहा है और कठोर कारावास की सजा है। तो भारतीय जनता पार्टी जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है, तो वो इस बारे में क्या निर्णय लेगी, ये मैं कहना चाहूंगा। और विशेष रूप से मैं ये कहना चाहूंगा कि आप सत्ता पक्ष के अंदर आज आप बैठे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उदाहरण पेश करें कि आप दोषियों को तुरंत उस पर एक्शन लेने का काम करेंगे, न कि आप ये इंतजार करें कि सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिले नहीं मिले। ये तो भविष्य की बात है। अगर राहत मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, तो वो तो रीस्टेट हो जाएगी, उसमें कोई ये तो है नहीं कि तुरंत ही वो चुनाव हो रहे हैं। 6 महीने तक उनकी सदस्यता जो है वो वापस रीस्टेट हो सकती है। तो आपको मेरा आग्रह है, मीडिया के माध्यम से हम लोग अध्यक्ष जी से मिलेंगे कि इस पे तुरंत एक्शन लें और इनकी सदस्यता को रद्द करें। भारत की सुरक्षा रणनीति में S-400 मिसाइल सिस्टम एक निर्णायक हथियार के रूप में देखा जाता है। रूस से खरीदे गए इस हाईटेक डिफेंस प्लेटफॉर्म को भारत ने खासतौर से चीन और पाकिस्तान से संभावित हवाई हमलों को रोकने के लिए तैनात किया, लेकिन हाल ही में आई एक रिपोर्ट ने भारत की टेंशन बढ़ा दिया है। एक न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक चीन और पाकिस्तान के बीच एक सीक्रेट समझौते को लेकर बातचीत चल रही है, जिसके तहत चीन पाकिस्तान को S-400 की तकनीकी जानकारी दे सकता है। ये जानकारी युद्ध की स्थिति में भारत के खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है, जिससे भारत की रक्षा रणनीति को बड़ा झटका लग सकता है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ऐसा हुआ तो भारत के लिए राजनीतिक और आर्थिक दोनों नज़रिए से घातक साबित हो सकता है। S-400 ट्रायम्फ रूस की अल्माज आंतरिक कंपनी की ओर से तैयार किया गया है और ये एक अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है। ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम
400 किलोमीटर की रेंज में आने वाला है। ये फाइटर जेट्स क्रूज मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स, ड्रोन जैसे हवाई खतरों को ट्रैक करके उन्हें मार गिराने में सक्षम है। भारत ने रूस के साथ साल 2018 में $5.43 अरब का सौदा किया था। इसके लिए भारत ने 5 स्क्वाड्रन S-400 मिलने तय हुए थे। इस दौरान 2023 तक भारत को 3 स्क्वाड्रन मिल चुके हैं। बचे हुए 2 स्क्वाड्रन रूस यूक्रेन युद्ध के कारण रुक गया है। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाज़त। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।